ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। कल के एग्जाम्पल्स पहले डिस्कस करते हैं। कौन कौन बना? पहला नहीं बना, दूसरा दूसरा तीसरा बन गया। पहला में क्या दिक्कत है? अरे यार, एक्स वाई ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट विटनेस। लैंग्वेज में फंस गई क्या? छोड़ दिए। The probability that A will speak the truth is X. The probability that B will speak the truth is Y. A will speak the truth, B will speak the truth. सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है। A and B agree in certain statement. एग्री कब होंगे और कंट्राडिक्ट कब होते हैं? बताओ। हाँ, दोनों सच बोलेंगे तभी एग्री होंगे ना। टेलिंग ए लाई, स्पीकिंग द ट्रूथ। टेलिंग ए लाई, स्पीकिंग द ट्रूथ, ऐसा बोलते हैं ना। व्हाई डू वी से सो? बिकॉज लाई इज ऑल मेड अप, lies are made up and truth is always the same. If the two persons are in agreement, it is supposed to be the truth, and if they are contradicting each other, then it is likely that if one is speaking the truth, other may speak the lie. If other is speaking the truth, the first person may speak a lie, and fourth case both speak a lie. ठीक है? A and B agree in certain statements. Let's try this problem. Example number 45. देखो, एक प्री रिक्वेस्ट मान लो अब से, ठीक है? अब मुझे अब से नहीं कहना पड़े, लेकिन जो भी अदर मेरे पढ़ाने के अलावा जो भी इवेंट होंगे ना, उसको मैं समाज सेवा से संबोधित करूंगा। समाज सेवा, फॉर एग्जांपल आपस में बात करना, पेन एक्सचेंज करना, कॉपी एक्सचेंज करना, है ना, किसी को हेल्प करना, किसी के कॉपी में झांकना, कुछ भी हो। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आज से ही समाज सेवा इज प्रोहिबिटेड इन माई क्लास। समाज सेवा इज प्रोहिबिटेड मतलब किसी तरह का कोई समाज सेवा नहीं, कुछ नहीं। सब कोई अपने पढ़ने के उद्देश्य से आए हो। तुम्हारा गोल क्या है यहाँ पे आने का? आओ, पढ़ो, सीखो और खुद में इन्वॉल्व रहो। ठीक है? क्लास के बाद तुम लोग है सो समाज सेवी बनो, एक दूसरे को मदद करो। जो तुम लोग का अपना एम हो सकता है कि, है ना, फॉर एग्जांपल एक दूसरे का इंग्लिश इंप्रूव करना, ठीक है, एक दूसरे के नोट्स शेयर करना, एक दूसरे के जरूरत में साथ बनना, एटसेट्रा। ओके, आफ्टर द क्लास, क्योंकि तुम लोग के साथ मैं भी पिसता हूं। सुनो, A and B are two independent witnesses. That is, there is no collusion between them. Collusion का मतलब क्या हुआ? कोल्यूजन का मतलब हुआ उन दोनों में कोई समन्वय था, मतलब दोनों आपस में मिलके सोच रखे हैं कि सच बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, किसी तरह का ऐसा बात हो। जो पहले से प्लान कर लेते हैं उसको कहते हैं कोल्यूजन। ठीक है? तो देयर इज नो कोल्यूजन बिटवीन देम इन ए केस। द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल स्पीक ट्रूथ पहले ही दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, वो x है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट
A tells a lie, इसको A बार से मैं सूचित करता हूं, वो क्या होगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ B स्पीक द ट्रूथ इक्वल टू Y, तो द प्रोबेबिलिटी that B tells a lie A and B agree in certain statements. A और B किसी कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं जिसमें वो एग्री करते हैं, मतलब ए भी सच बोल रहे हैं और बी भी सच बोल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। Find the probability that statements are true x and y. किसी को आगे पीछे करना पड़ेगा। अब देखो एग्री इन सर्टेन स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, इसको सोचो। पहले क्या लिखा है, नो कोल्यूजन बिटवीन देम, इसका क्या मतलब हुआ? दोनों प्लान करके नहीं आए हैं कि हम एक साथ एक झूठ बोलेंगे। नो कोल्यूजन का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में कोई प्लानिंग नहीं है। दे डोंट नो, दे आर इंडिपेंडेंट विटनेस। कोई उत्तर में देखा है किसी चीज को और कोई दक्षिण में देखा है उसी चीज को, और दोनों से जब पूछा जा रहा है तो उनमें कोल्यूजन नहीं है। इसका क्या मतलब है, दोनों एक झूठ नहीं बोल सकते। दे कैन नॉट स्पीक द सेम लाई। तो क्या होगा, कंट्राडिक्शन होगा। इफ वन स्पीक द ट्रूथ एंड अदर टेल्स ए लाई, देन देयर विल बी कंट्राडिक्शन। और अगर दूसरा सच बोले और पहला झूठ बोले तो भी कंट्राडिक्शन होगा। और दोनों एग्री कर रहे हैं सर कुछ स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है, दोनों सच बोल रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें से मान लो कोई पहला है सो सच बोल रहा है, ठीक है, उसके एक इवेंट कैसे हो सकता है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन तो मैं समझ रहा हूं, उसको इसके लैंग्वेज को फ्रेम करना भी जरूरी है। लैंग्वेज को फ्रेम कर पाएंगे तभी समझ पाएंगे पूछ क्या रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टेटमेंट्स आर ट्रू, स्टेटमेंट्स आर ट्रू। A and B agree in certain statements. A and B agree in certain statements implies if A नहीं,
if A speaks the truth, if A speaks the truth, then B also speaks the same. यहाँ कंडीशन क्या बन सकता है? कंडीशन ही हम नहीं सोच पा रहे हैं. व्हाट इज द कंडीशन? क्योंकि जब तक कंडीशन नहीं सोच पाएंगे कि तो कैसे बताएंगे कि हमको ये क्वेश्चन में भी पूछ रहा है तो एग्री करना कंडीशन हुआ. हाँ, हो सकता है. हाँ, if B also speaks the same, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यदि हम A by B लिखें, नहीं B by A लिखें, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A लिखें, इसका क्या मतलब हुआ बताओ तो. इसको है सो एक स्टेटमेंट में बताओ क्या लिखा है ये. इफ यू कैन, गिवन दैट A has already spoken the truth, what is the probability that B is also speaking the truth? ये नहीं हुआ इसका मतलब. इसका क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? B given A, जबकि A का मतलब है A is speaking the truth and P of B का मतलब हुआ, यही नहीं हुआ. What is the probability of B speaking the truth given that A has already spoken the truth? ये इसका मतलब नहीं हो सकता है क्या? अगर ये इसका मतलब है तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नहीं, और हमको जो पूछ रहा है क्या यही पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. दोनों सच बोल रहा है. ये बात तो है. चलो इसको हम कल बताएंगे, ठीक है. इस पर थोड़ा सा मंथन करेंगे क्योंकि हम जो है सो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे. हम प्रिपेयर्ड थे नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो हम कल डिस्कस किए थे, जिसका इंट्रोडक्शन, उसके लिए हम अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को. बाकी तो दोनों बन गया, 46 और 47 न्यूमेरिकल बेस्ड है वो, ठीक है. ये एक्चुअली लैंग्वेज बेस्ड है, तो लैंग्वेज के लिए क्या होता है, थोड़ा सा ना सोचना पड़ता है जो भाई एग्जामिनर क्या सोच रहा है, एग्जामिनर की थिंकिंग क्या है, जो क्वेश्चन बनाया है उसका क्या थिंकिंग है, तो इसके लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, ठीक है. तो इसको हम कल देख लेंगे. 45 आज नेक्स्ट, कल क्या डिस्कस किए थे इसके बाद? रैंडम वेरिएबल. और रैंडम वेरिएबल में दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखे, दो कितना देखे थे? एक ही देखे थे. तो आज 49 नंबर देखेंगे, ठीक है. रुक जाओ. ओके, एग्जाम्पल नंबर 49. Two cards are drawn simultaneously or successively without replacement. From a well shuffled
pack of 52 cards. Find the mean and variance of the number of aces. मीन और वेरिएंस निकालना, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले बनाएंगे और उसके बाद उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मीन और वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी किस चीज का? नंबर ऑफ एसेस का। एस कितने होते हैं? 4 एसेज होते हैं, तो 4 एसेज में से हमें 2 एस चुनना है ना। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सैंपल स्पेस, उसके बाद रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल के बाद रैंडम वेरिएबल से कंसर्न ठीक है, रैंडम वेरिएबल से कंसर्न प्रोबेबिलिटी के बाद टेबुलेशन, साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। एक ही बात हुआ, एक साथ निकालें या एक के बाद एक निकालें, जिसमें पहली बार जो निकाले उसको बाहर रख लें और उसके बाद दूसरा निकालें। तो ऐसे में हमारे पास क्या होगा? 2 कार्ड निकालने की बात हो जाएगी, इसको हम वापस से रिप्लेस नहीं करेंगे, या एक साथ निकालेंगे 2 में से, मतलब 2 कार्ड को। ठीक है, let x be the random variable. Of the event drawing 2 cards. x की क्या क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे? What will be the numerical value of x?
व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस से ही ना हम रैंडम वेरिएबल को डिजाइन करेंगे। सैंपल स्पेस क्या होंगे? सैंपल स्पेस में क्या होंगे? 2 कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 2 कार्ड क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो n ऑफ s क्या होगा? (52c2) थोड़ा सा पहुंच लो, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। आज पहले बर्नौलीज थ्योरम देख लेते हैं। तो मान लो कि हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में n ट्रायल्स हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में n ट्रायल्स हो रहे हैं और उन n ट्रायल्स में कुछ सक्सेस हो रहे हैं, कुछ फेलियर हो रहे हैं। हमारे पास एक डिजायर्ड आउटकम है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एक फेयर कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं, मतलब टॉस कर रहे हैं, तो उसके कारण से हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। हम उसको n नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं, जो हम जानते नहीं कितनी बार हम उसको टॉस कर रहे हैं, ठीक है। बट एक फाइनाइट वैल्यू है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जब हम ये इनफाइनाइट चली जाती है, पर वो लेटर केस है। पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि जैसे मान लो कि हम टॉस कर रहे हैं एक कॉइन को और हेड हमारा फेवरेबल आउटकम है, तो टेल आएगा तो क्या होगा? अनफेवरेबल आउटकम। तो हेड आने को मान लो सक्सेस कहते हैं, ठीक है। तो P अगर क्या है? सक्सेस है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ? 1/2। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। तो P + Q = 1, ठीक है। P + Q = 1। और इस ट्रायल को हम कितनी बार कर रहे हैं? n नंबर ऑफ टाइम्स। P + Q to the power n। P + Q to the power n। अब हम 1 to the power n कितना होगा? 1, है ना। अब ये जो है बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसका जनरल टर्म क्या होगा? मान लो हम r बार ट्रायल ले रहे हैं, r नंबर ऑफ सक्सेस को देखना चाह रहे हैं, इस हिसाब से इसका TR क्या होगा? NCR P to the power r। मान लो हम ऐसे ले रहे हैं, r+1 के लिए ले रहे हैं। अब बताओ, NCR P to the power r Q to the power n - r, है ना। अब ये जो है हमें हमारी P = P ऑफ x = r, इसकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमारा क्या है, हम जो है सो ये जो सक्सेस है उसको लेके कंसर्न है ना। हमारा ये फेवरेबल आउटकम है, ये अनफेवरेबल आउटकम है। तो r नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम फेवरेबल आउटकम को देखना चाहेंगे तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमारा इस फॉर्मुलेशन से आता है और ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम से मिलता है, ठीक है।
और तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, एक जनरल टर्म का जो रिप्रेजेंटेशन r+1 टर्म के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है बाइनोमियल थ्योरम से, इसको कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी को कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखो x इक्वल टू r है, यदि इसका टेबुलेशन चाहे तो हम कर सकते हैं, है ना। टेबुलेशन चाहेंगे तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 अप टू x इक्वल टू r, और चाहेंगे तो हम एक जनरल टर्म के रूप में भी इसको दर्शा सकते हैं। तो अगर जनरल टर्म के रूप में इसको दर्शाएंगे तो यह हो जाएगा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, और जिसका टेबुलेशन करेंगे तो टेबुलेशन फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पहले यह जानना चाहिए कि हमारे पास दो ही इवेंट हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक फेवरेबल आउटकम है, एक अनफेवरेबल आउटकम। एक को सक्सेस कहेंगे, एक को फेलियर कहेंगे। सक्सेस को P से रिप्रेजेंट करेंगे और Q को फेलियर से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब Q से हम फेलियर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो P प्लस Q कितना होगा, 1। तो P प्लस Q टू द पावर n जो है ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसका जो r+1 टर्म जो होगा वह बताता है कि x इक्वल टू r के लिए हमारा, ठीक है, x इक्वल टू r के लिए हमारा जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वह कितनी है। x इक्वल टू r के लिए जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वह उसी से इससे बताया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, जो हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ इवेंट होते हैं, जैसे कि देखो तो कॉइन वाला बताया हूं मैं, ठीक है, और भी कुछ इवेंट होते हैं, लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन होता है जिसमें लाइफ को सक्सेस, अगर मान लो कोई ऑपरेशन हो रहा है डॉक्टर के द्वारा तो उसमें जिंदा रह गया तो उसको सक्सेस, खत्म हो गया तो फेलियर। इस प्रकार से इन सब चीजों के लिए जो क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं जिसमें फ्लिप साइड ही होता है, सक्सेस एंड फेलियर जैसा ही केसेस होते हैं जिसमें और कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं होता है, उन सब चीजों के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है। ओके, तो ये क्लियर हुआ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस केसेस के लिए होता है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, एक तो मैं तुमको एग्जांपल समझा रहा हूं और जब इसके एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो पाएगा, पर फिलहाल के लिए जानो कि बर्नौलीज थ्योरम जो बता रहा है कि जब हम सक्सेस और फेलियर से ही कंसर्न है प्रोबेबिलिटी के लिए, तो आर नंबर ऑफ सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स, आर नंबर ऑफ सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो डॉक्टर के केस में एक एग्जांपल लेते हैं, बेहतर रहेगा समझने के लिए। लोग जो है सो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल केसेस को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो यह देखा जाता है कि कोई कितना एक्सपीरियंस है, यह किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो कितने ट्रायल्स ले चुका है ना। उससे उसकी प्रोबेबिलिटी को यह जज किया जाता है कि वह आर नंबर ऑफ केसेस लेगा तो उस हिसाब से कितने उसके चांसेस अधिक से अधिक होंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ n नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर आर नंबर ऑफ केसेज हैं तो उससे हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही बता सकता है कि उसके प्रोबेबिलिटी के उस सक्सेस का क्या है ना, उसके सक्सेस के होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। और खास तौर से ये उस इवेंट के लिए किया जाता है जब हम सक्सेस और फेलियर के लेके बहुत ज्यादा क्रिटिकली कंसर्न्ड है। ये समझे? ठीक है, ये रियल लाइफ के लिए एग्जांपल बताया हूं मैं, और जब हम इसको देखेंगे भी, एक दो एग्जांपल्स तुम देखोगे भी कुछ इसी तरह से आते हैं। तो अब हम इसमें एक लैंग्वेज को देखते हैं।
ए पेयर ऑफ डाइस इज कास्टेड 4 टाइम्स। एक जोड़े पास ही जो है सो फेंके जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे, 1 1 2 2 3 3 4, मतलब 1 1 1 2 1 3 इस प्रकार से बनेंगे। तो सैंपल स्पेस S इक्वल टू event or success, event of success, event of success, P is equal to NE by NS equal to 6 divided by 36 equal to 1 divided by 6. Q is equal to 1 minus P is equal to 1 minus 1 by 6, 5 by 6, ठीक है। टेबुलेट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम ट्रायल ले रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायल लेंगे, कितने ट्रायल लेंगे, टोटल 4 ट्रायल लेंगे। तो टोटल 4 ट्रायल लेंगे, तो P ऑफ x इक्वल टू 0, P ऑफ x इक्वल टू 1, P ऑफ x इक्वल टू 2, P ऑफ x इक्वल टू 3, P ऑफ x इक्वल टू 4। ये 4 ट्रायल होंगे, ठीक है। अब 4 ट्रायल में जब हम सक्सेस को 0 काउंट करते हैं, मतलब जब r इक्वल टू r जब पहली वैल्यू लेता है, तो उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टर्म क्या होता है, NC0 वही ना था, NC0 Q टू द पावर n P टू द पावर 0। तो ये हो जाएगा Q टू द पावर n, Q टू द पावर यहां पर हो जाएगा 4, Q टू द पावर 4 मतलब 5/6 टू द पावर 5/6 टू द पावर 4, जो कि होगा 625। कैलकुलेट करो, 6 का पावर 4 कितना होता है, ये हो जाएगा, ये होगा NC1 यानी कि 4C1 P इंटू Q टू द पावर 3, यानी कि 4 इंटू 1/6 5/6 टू द पावर 3। इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 4C2 P स्क्वायर Q स्क्वायर, ये होगा 4C3 PQ
क्यू, ये होगा p टू द पावर 4। ऐसा क्यों? क्योंकि 4c4 कितना होता है? 4c3 कितना होता है? 4। 4c2 कितना होगा? 4 इंटू 3/2 यानी कि 6। तो ये कैलकुलेट करके इसी को टेबुलेट करेंगे इस प्रकार से, x इक्वल टू r, है ना, और p ऑफ x, तो 0 जो भी वैल्यू आएगा 1 2 3 4, यही क्या होगा? यही हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसे कैलकुलेट करो तो जल्दी जल्दी। 625 बाय 6 टू द पावर 4 कितना आता है? 1296। ये कितना होगा? ये होगा 625 बाय 1296। ये क्या मैं कर रहा हूं? गलती कर दिया ना। यहाँ तो 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा। 1/6 इंटू 5/6। अब ठीक, अब ठीक। तो लास्ट वैल्यू कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1296। उससे पहले का जो वैल्यू है वो कितना होगा? 1296 में 4 से भाग दो, 1296 4 12 3 to 4, तो 3 to 4 ऊपर में कितना होगा? 5। इसके लिए कितना होगा? 6 क्यूब। 6 क्यूब कितना होता है? 216। और 1 के लिए कितना होगा? 3 to 4 और ऊपर में 5 क्यूब 125। यही डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, क्या कर रहा है? टेबुलेट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन करना है। तो इस पर यहाँ करके छोड़ दोगे। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, उसका जितने भी ट्रायल होंगे 0 से लेके 1 तक, तो हमें सक्सेस से कंसर्न को लेके हुए कि हम फर्स्ट चांस से, मतलब पहले बार में है तो सक्सेस आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर मान लो हम 0 सक्सेस ले रहे हैं तब, अगर हम 1 सक्सेस ले रहे हैं तब, 4 ट्रायल में अगर 2 सक्सेस आ रहा है, 4 ट्रायल में 3 सक्सेस, 4 ट्रायल में 4 सक्सेस आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। 4 बार हम, जैसे क्या है ये, 4 बार हम पासा फेंक रहे हैं, पेयर ऑफ डाई फेंक रहे हैं, तो दोनों पे डबलेट आने की जो प्रोबेबिलिटी है 4 बार में, उसमें सक्सेस एक भी बार ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी घट रही है। ठीक है, यही आंसर है। टेबुलेशन पूछेगा तो टेबुलेशन बनाएंगे, और जब प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी। तो अगर ये पूछ लेता, मान लो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एटलीस्ट करके पूछ देता, मान लो
जैसे मान लो एटलीस्ट थ्री डबलेट कर देता, तब एटलीस्ट 3 डबलेट कर देता, तब क्या करते हैं, ये केस और ये केस को जोड़ देते, दोनों को जोड़ देते, तो उससे जो कंसर्निंग प्रोबेबिलिटी आती वो उसका आंसर होता है। Let x be random variable representing हमारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, h एंड t। तो हमारा जो स्मॉल p है वो कितना है, 1/2 है ना, और स्मॉल q कितना है, 1/2। हेड्स निकालना है, तो n क्या है, n की वैल्यू है 6 है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स। हमें क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जब हम x जो है, ठीक है, इन ट्रायल्स, तो ये कब होगा, जब r इक्वल टू क्या लेंगे, r इक्वल टू 5 है ना, हाँ, p ऑफ r इक्वल टू 5 प्लस r इक्वल टू 6। तो ये कैसे होगा, 5c 5, इसमें p टू द पावर 5 इंटू q, ना 65 n कितना है, n है 6, तो 65 p टू द पावर 5 q प्लस 6 p टू द पावर 6। तो ये 65 कितना होगा, 6 इंटू 1/2 टू द पावर 5 इंटू 1/2 प्लस ये तो 1 होता है, ये होगा 1/2 टू द पावर 6। 1/2 टू द पावर 6 कितना होता है, 1/64। तो 6 प्लस 1 कितना होगा, 7। तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 64।